हेलो फ्रेंड, बिहार स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मेरा 15वां लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उसे ज़रूर देखें ताकि आपका पूरा बिहार स्पेशल का सीरीज कंप्लीट हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 321। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? यानी कि मध्यकाल में उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव किस शासक का रहा? तो शेरशाह सूरी का रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 322। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? जब मुगल का पतन हुआ था तो बिहार किसके अधीन हो गया था? तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 323। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल वंश का शासक है, शाह आलम द्वितीय, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी सौंप दी गई थी ब्रिटिश के हाथों, यानी कंपनी के हाथों। तो कब दिया गया था? तो 12 अगस्त 1765 को दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 324। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करें। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए दिल से प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 325। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी गणराज्य के द्वारा वैशाली में प्रथम लोकतंत्र बोले या गणतंत्र बोले स्थापित किया गया था, जो कि विश्व में प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 326। बिंबिसार ने किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? बिंबिसार तो विदेश से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 327। राजकुमारी चेलना हुआ कौन थी? तो बज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 328।
किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य स्थिति मजबूत की? वैवाहिक नीति को अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की, तो वो थे बिंबिसार। और ये चेलना जो है लिच्छवी राजकुमारी, ये पत्नी थी बिंबिसार की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 329। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनाया था? तो राजगिरी में अजातशत्रु ने किला बनाया था हमले से बचने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 330। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो राजधानी थी शुरुआत में वो गिरिब्रज थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 331। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 332। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ उदयन के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 333। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 334। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य वंश का शासक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 335। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो था तक्षशिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 336। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 14 अधिकरण में विभाजित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 337। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? तो वह ग्रंथ है विशाखदत्त। फ्रेंड्स, 337 नंबर क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। जिसके ग्रंथ में, यानी
किस व्यक्ति के ने ग्रंथ लिखा? तो विशाख दत्त का अष्टाध्यायी। विशाख दत्त जो बुक लिखा है अष्टाध्यायी, तो इन्हीं का बुक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। ये विशाख दत्त जो है बुक नहीं है बल्कि एक व्यक्ति का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 338, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, यानी विष्णुगुप्त भी आप चाणक्य को कह सकते हैं, उन्हीं की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 339, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन था, वो था घनानंद। और नंद वंश का विघटन करके ही मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। जब सिकंदर आक्रमण किया था भारत पे, तो उस वक्त घनानंद ही शासक बना हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 340, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो एक मिनट फ्रेंड्स, मौर्य वंश ने शासक किया नंद वंश को हटाकर। अगर हम मगध पे शासन की बात करें तो पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, टोटल 8 शासक ने मगध पे राज किया। तो हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य के बाद सुग के बाद कनब। क्वेश्चन नंबर 341, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? स्वयं को एकराट कहा, तो वो थे महापद्म नंद। महापद्म नंद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 342, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? अभिलेखों में जो अभिलेख लिखाते थे पहले राजा महाराजा, उस अभिलेख में प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो अशोक का ही ये दोनों नाम था, प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 343, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। गुप्त वंश के शासक के, तो वो शासक समुद्रगुप्त थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। यहाँ बिहार का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 344, गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? गुप्त वंश के शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण किए थे वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 345, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 346, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जोन्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम, जो कि ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 347, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो मास्की, यहाँ मास्की हो जाएगा फ्रेंड्स, मस्की नहीं मास्की का लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 348, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है उसके अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 349, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। ये सेंट्रोकोटस जो विदेशी लेखक होते हैं उन्होंने अपनी इनके बारे में जो भी लिखा उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के स्थान पर सेंट्रोकोटस ही लिखा था। तो इसी का पहचान जो किया था चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में तो उन्होंने विलियम जोन्स ने किया था। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी, ग्रुप डी में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 350, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो इंडिका, और इस बुक के लेखक हैं मेगास्थनीज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 351, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है? तो बिहार में भांगर जो मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 352, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? सबसे लंबा रेल पुल तो सोन नदी पे बना हुआ है सबसे लंबा रेल पुल, जो कि दक्षिणी बिहार की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 353, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत?
बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है, तो लगभग 17% है। आप इस क्वेश्चन को करंट में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब ये पुराना हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 354, किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन जो अखबार था उनका प्रकाशन पटना से होता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 354, किस अखबार का प्रकाशन पटना से? तो ये तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 355, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें यानी जो हम लोगों के द्वारा खाया जाता है, तो मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूँ और मक्का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 356, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 357, कौन दो नदियाँ अमरकंटक से निकलती है या उद्गमित होती है? तो नर्मदा और सोन। सोन बिहार में चली आती है और नर्मदा पश्चिम क्षेत्र में चली जाती है, यानी पश्चिम भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 358, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत? तो बिहार में जो संपत्ति का सबसे ज़्यादा लोग जो संपत्ति अर्जित कर पाते वो कृषि क्षेत्र से ही, क्योंकि 80% अभी भी बिहार में कृषिकार 80% लोग कृषि कार्य में ही संलग्न हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी हमारे वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 359, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 46%। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 46%। आज का हमारा ये वाला लास्ट क्वेश्चन है 360। क्वेश्चन नंबर 360, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था, तो लगभग 60% था। विकास कार्य में जो खर्चा होता है उसे ही विकासात्मक व्यय कहते हैं। जो कुल व्यय था, जितना मतलब टोटल जो खर्चा था बिहार में, उसमें 60% जो खर्चा है वो बिहार में आधारभूत संरचना यानी विकास के कार्य में किया गया। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं कल।